नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंडे इंडिया न्यूज में। बजट। आज हमारे देश में बजट शब्द का अर्थ बहुत से लोगों को नहीं पता है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्रेंच भाषा का ये शब्द इंडिया में आया कैसे। तो दोस्तों, ये जानकर हैरानी होगी आपको कि ये शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। और ये ब्रिटेन कैसे पहुंचा, बात ये भी उठती है। तो दोस्तों, ब्रिटेन ने ये शब्द फ्रेंच भाषा से लिया है। तो फ्रेंच में इस शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्रेंच में इस शब्द का अर्थ है एक थैला जो कि चमड़े से बना हुआ है। तो भारत को ये शब्द कहां से मिला? तो भारत को ये शब्द ब्रिटेन की गुलामी के दौरान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में यह कहा गया है कि भारत सरकार संसद में हर साल वित्तीय विवरण पेश करेगी, लेकिन इसे वित्तीय विवरण कहा गया है, लेकिन बजट नहीं कहा गया। हमारी नॉर्मली भाषा में इसे बजट कहा जाता है। हमारे फैमिली में भी अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपए कमाता है, 20,000 रुपए कमाता है, तो वह कुछ बचत जरूर करता है। बजट शब्द का और बचत में बहुत फर्क है, ये मत समझें कि ये एक ही शब्द है। तो जो बजट है वो होता है आय और व्यय का लेखा जोखा, और जो बचत होती है वह आपकी कमाई में से जो बचाया जाता है उसे बचत कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी परिवार में कोई 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, तो कितनी उसकी आमदनी है, कितना खर्च कर रहा है। मान लो वह 20,000 खर्च करके अगर 5,000 भी बचा रहा है, तो इसे एक अच्छी बजट माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जितना कमा रहा है उतना ही खर्च कर देता है, तो इसे ठीक ठाक बजट कहा जाएगा। और दोस्तों, अगर आमदनी 98 खर्चा रुपया, अगर आपके पास 25,000 रुपए की कमाई हो रही है, आप 30,000 रुपए कर्ज पे लेके 5,000 जब आप खर्च करते हो, तो ये अच्छा बजट नहीं कहा गया है। ठीक इसी तरह सरकार का बजट होता है। सरकार के बजट में देश की सुरक्षा, देश की सेना और देश के किसान और शैक्षिक व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कितना खर्च किया जाना है और कितना खर्च किया गया है, ये सब उस बजट में आता है। दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वित्तीय बजट आ चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट, जिसमें कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व की सबसे मजबूत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर सामने आई है। मंदी का माहौल होने के बावजूद विश्व में ये 5वीं अर्थव्यवस्था आना कोई सामान्य काम नहीं है। तो दोस्तों, विश्व में मंदी होने के बावजूद भारत ने 7% विकास दर दर्ज की है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। तो दोस्तों, ग्लोबल एजेंसियों ने भी भारत की इकोनॉमी का लोहा माना है और भारत की विकास दर 7% दर्ज की गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, इस बजट में सामने आया है कि भारत ने डिजिटल लेन देन में अपना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। तो दोस्तों, इस बजट में मुख्यतः 7 चीजों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। पहला, समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। तीसरा, अवसंरचना एवं विकास। चौथा, सक्षमता को सामने लाना। पांचवा, हरित विकास। छठवां, युवा शक्ति। और सातवां, वित्तीय क्षेत्र। इस साल पीएम आवास योजना के लिए 66% बजट को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, जो पहला बजट था उसमें 48,000 करोड़ रुपए बजट के लिए लाए गए थे पीएम आवास योजना के लिए। तो अब जो बजट आया है इसमें 79,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा सरकार की तरफ से। दोस्तों, खेल बजट में भी काफी बम्पर बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्र सरकार ने युवा एवं खेल मंत्रालय के लिए 3397 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है, जो कि पिछले बजट की तुलना में काफी अधिक है। दोस्तों, वो 723 करोड़ रुपए ये बजट अधिक है, जो कि खेल मंत्रालय के लिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए जिनका स्पोर्ट के फील्ड में अच्छी रुचि है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को 7.5% सालाना ब्याज भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए श्री अन्न योजना लाने का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत किसानों को ज्वार, बाजरा, रागी जैसी फसल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसका जो मुख्य संस्थान है वह हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। सरकार ने इस साल किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण बांटने का लक्ष्य
लक्ष्य रखा है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांटों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का निवेश के लक्ष्य रखे हैं। और आगामी वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों के लिए लक्ष्य रखा है कि वह प्राकृतिक खेती अपनाएं, रासायनिक खेती को छोड़कर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणाओं के साथ एक यह भी बात बताई कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार ने अभी से ही तैयारी चालू कर दी है और इस पीढ़ी को इस बीमारी के प्रति थोड़ा जागरूक किया जाएगा और 1 वर्ष से 40 वर्ष के 60 करोड़ लोगों की इस बीमारी की जांच की जाएगी। हरित विकास को देखते हुए 19,700 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत हमारी इकोनॉमी को थोड़ा कार्बन से निचले स्तर तक ले जाना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य 2023 तक का रखा गया है। इस बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। बजट में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी की उत्पादन के लिए लद्दाख में 13 गीगावाट का ढांचा तैयार होगा, जिसके लिए सरकार द्वारा 20,700 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस बजट में यह भी बताया गया है कि नई मिष्टी योजना के तहत सरकार समुद्र किनारे मैंग्रोव पौधारोपण करेगी। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय के बजट में 1.12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अभी तक के जितने भी बजट थे उनमें सबसे अधिक बताया गया है। केंद्र सरकार ने आगामी 3 वर्षों के लिए 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए 38,800 शिक्षक एवं सहयोगी कर्मचारियों को लाने का ऐलान किया है और इसी के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए आगामी समय में अनुसूचित जाति के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक की योजना लाने का ऐलान भी किया है। इस बजट में यह भी बताया गया कि बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी भी तैयार की जानी है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्यम वर्ग तक के लोगों के लिए 5300 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कृषि के लिए कृषि कल्याण विभाग को 1.25 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया है, जबकि टेलीकॉम मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए जाने हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया, जबकि पिछला बजट 2021-22 4.78 लाख करोड़ रुपए का था। राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जबकि गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया और देश के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख रुपए मिले हैं। वित्त मंत्रालय को 17,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5% कम बताए गए हैं, अर्थात 5% कटौती की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट भी 1,55,042 करोड़ से घटाकर 1,38,203 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बहुत कम है। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना का जो बजट है 58,000 करोड़ से घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।